तो इससे पहले हमने इसके पार्ट 1 में गुप्त काल को देखा था। ठीक है, उनके जो प्रूफ थे कैसे मिले थे, अभिलेख वगैरह, प्रमाण वगैरह। उसके बाद जो है हमने चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ा और देन समुद्रगुप्त को। ठीक है, उनकी जो भी विजय थी हमने उनको देखा। हमने ये भी देखा कि समुद्रगुप्त कैसे जो है पूरी दुनिया को कॉन्कर कर चुका था और कैसे उसने जो है जैसे बड़े बड़े सीमांत राज्यों में उसने संधियाँ रखी थी, शर्तें रखी थी, सर्वकरदान, आज्ञाकारण, प्रणाम गमन, ये सारी चीज़ें की उसने जो है अन्य जो उसके सीमांत राज्यों में रहने वाले राजा थे उनके बीच शर्तों को रखना शुरू किया और कैसे अपना साम्राज्य को उसने बढ़ाया, है ना। समुद्रगुप्त की जो है वीणा बजाते हुए हमें एक करेंसी मिली है। ठीक है, मतलब उसने अश्वमेध यज्ञ कराया होगा तो उसका भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, कविराज उसे कहा जाता था। अब इस वीडियो में हम गुप्त काल के ही आगे के कुछ राजाओं को देखेंगे, जैसे कि रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता था, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, स्कंदगुप्त और फिर स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी। तो इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और देन जो लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का उसमें हम इनके सांस्कृतिक कला साहित्य वगैरह को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, रामगुप्त 375 ईस्वी इनका टाइम है। ठीक है, तो एक विशाख दत्त हुए हैं जो राइटर, उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम नाटक लिखा था। ठीक है, और उस देवी चंद्रगुप्तम नाटक के आधार पे कहा जाता है कि जो रामगुप्त है ये काफ़ी कायर और कमज़ोर शासक था। ठीक है, सवाल क्या आता है कि देवी चंद्रगुप्तम के राइटर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। ठीक है, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। क्योंकि रामगुप्त के बारे में इतनी सी जानकारी इसलिए क्योंकि बस उनके बारे में यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पे उनका जिक्र मिलता है। ठीक है, अब जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है। ठीक है, 375 से 412 इनका शासनकाल रहा है। तो ये ईयर्स तो कभी पूछे नहीं जाते, अगर पूछे जाते तो इनमें हमेशा डाउट से ही रहता है, बट एक अमूमन टाइम आप लेके चलना, जैसे 350 से 412 या 350 से 390 के बीच, तो ये ऐसे ही आएगा आपको। 375 और 412 ईस्वी एग्जैक्ट डेट इनकी नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है, ये मालवा व गुजरात के शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को ये पराजित करते हैं और फिर इनके राज्य पर अधिकार कर लेते हैं। तो सवाल क्या बनता है कि गुजरात और मालवा के किस शक राजा को हरा के चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसके राज्य पर अधिकार कर लिया था? रुद्र सिंह तृतीय को। ठीक है, क्या होता है कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय जीत जाते हैं तो उस विजय के उपलक्ष्य में उनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कि विक्रमादित्य के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसके अलावा शकों के अहंकार को चूर करने कारण इसे शाकाहारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाकाहारी। किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? विक्रमादित्य। ऐसे करके याद करना चीज़ों को। ठीक है, उज्जैनी भी गुप्तों को प्राप्त हुई थी जो व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी जिससे साम्राज्य के पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इनका एक लौह स्तंभ महरौली से प्राप्त हुआ है, उसमें इनकी बंगाल विजय का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे ना 2-3 सवाल बन रहे हैं आपसे कि पहले तो महरौली स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। ठीक है, महरौली स्तंभ लेख से किस बारे में पता चलता है? बंगाल विजय के बारे में पता चलता है। किसकी बंगाल विजय के बारे में पता चलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, ये चीज़ है। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, वैवाहिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब वो कैसे थे थोड़ा देख लीजिए। नाग वंश की एक राजकुमारी थी कुबेर नागा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से विवाह किया था। ठीक है, और कुबेर नागा से एक पुत्री हुई थी इनकी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। ठीक है, और उसका विवाह वो करते हैं वाकटाक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, तो सवाल क्या आता है कि पहले तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस राजकुमारी से शादी की थी? कुबेर नागा से। कुबेर नागा किस वंश की थी? नागभाषा वंश की। ठीक है ना, और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? तो प्रभावती था। ठीक है, और प्रभावती की शादी उसने किस वंश के शासक के साथ की थी? तो वाकटाक के वंश के रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, अब कालिदास को देखिए, जो फेमस कृत्य है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, जो शकुंतला के बारे में, मतलब इन्होंने जब शकुंतला को पहली बार जब मिलने गए थे तो उसके साथ जो उनकी कन्वर्सेशन हुई थी वो उन पे उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पौड़ी गढ़वाल के कुंडलवन नाम की एक जगह है जहाँ पे कंडवाश्रम स्थित है। तो वहाँ पे मालिनी रिवर बहती है, तो मालिनी नदी के तट पे जो है वो कंडवाश्रम है। तो वहाँ पे जो है इनका वो शास्त्रार्थ हुआ था शकुंतला के साथ। ठीक है, श्रृंगार प्रकाश की रचना किसने की? ये सवाल भी आ सकता है, तो राजा भोज ने की थी। ठीक है, कालिदास को विक्रमादित्य ने किसके शासनकाल में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो कुंतल नरेश के
कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। ठीक है, कुंतल नरेश का नाम क्या था? कुकुस्था वर्मन। ठीक है, कुकुर मत पढ़ना उसको। अच्छा, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी इनकी? ठीक है, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय धर्म, साहित्य और कला की अत्यधिक उन्नति हुई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों में इसे क्या कहा गया है? परम भागवत कहा गया है। ठीक है, भागवत का मतलब है कि ये भागवत धर्म यानी कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है ना, और वैसे वो सभी धर्मों का आदर करता था। ठीक है ना, चंद्र अन्य धर्म, बौद्ध, जैन धर्म को भी संरक्षण इसने दिया था। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में अनेक विद्वानों में 9 विद्वान रहते थे जिनको सम्राट का 9 रत्न कहा गया था। ठीक है, अब जैसे अभी हमने कालिदास पढ़ा था तो वो 7वें नंबर के विद्वान थे इनके। धन्वंतरी, अमर सिंह, छपणक, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्प, कालिदास, वराहमिहिर और वरुचि। तो ये इनके क्या थे? 9 रत्न थे। ठीक है, तो कभी कभी सवाल आ सकता है कि कौन सा विदेशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे हुइनसांग, फाहियान, इत्सिंग। ठीक है, तो उसका नाम क्या लिखना है? फाहियान लिखना है। ठीक है, और कब आया था? 399 ईस्वी में। तो ईयर तो कैसे कंफर्म नहीं होते हैं, बट फाहियान नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम भी हैं, जैसे देवराज। ठीक है, विक्रमादित्य हमने बोल दिया है, देवगुप्त। ठीक है, विक्रमांक। ठीक है, की मृत्यु जो है 412 में हो जाती है। ठीक, अब इसके बाद आते हैं कुमार गुप्त, जो 415 से 455 तक इनका समय माना जाता है। अब देखो जो ये 3 वर्ष का टाइम है ना, जब चंद्रगुप्त द्वितीय मर जाते हैं तो इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है गोविंद गुप्त। ठीक है, तो पॉसिबल चांस है, उनका जिक्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन गोविंद गुप्त ही शायद 3 साल तक आगे राजगद्दी संभालते हैं। और फिर उसके बाद कुमार गुप्त जो है शासक बन जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? देखो यहाँ पे ना एक चीज़ है, गुप्त काल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे ये नहीं देखा जाता था कि बड़ा कौन है। ठीक है, यहाँ पे ये देखा जाता था कि काबिल कौन है। ठीक है, जो ज़्यादा सशक्त होगा, काबिल होगा, उसको जो है अधिकार दिया जाता था राजा बनने का। न कि मतलब मान लो कोई 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई हैं, तो जो सबसे बड़ा है कि वो काबिल है, जो सबसे छोटा है वो काबिल नहीं है। ऐसा नहीं होगा। अगर सबसे छोटा काबिल होगा तो उसको हक दिया जाएगा राजा बनने का, सबसे बड़े को नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, ये इस गुप्त काल में होता था। तो इसीलिए जो इनका पुत्र था वो पॉसिबल है कि वो रहा होगा, लेकिन उसके बाद फिर कुमार गुप्त को जो है राजा बना दिया जाता है। ठीक है, अब देखो गुप्त शासन के क्रम में इसकी प्रारंभिक तिथि क्या थी? गुप्त संवत जो थी वो थी 96 यानी कि 415 ईस्वी। और इसके रजत सिक्के से इसकी अंतिम जो तिथि गुप्त संवत मिलती है वो 136 455 ईसा मिलती है। ठीक है, इससे पुष्टि होती है कि शायद कुमार गुप्त का समय यही था। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है फिर से कि मंदसौर अभिलेख में उल्लेख है कि चारों समुद्रों की चंचल लहरों से घिरी हुई पृथ्वी पर यह शासन करता था और इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक था। गुप्त शासकों में कुमार गुप्त की सर्वाधिक अभिलेख एवं सर्वाधिक जो है इसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में पश्चिमोत्तर भारत में हुणों का आक्रमण हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, हुणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो कुमार गुप्त प्रथम के उसमें हुआ था। ठीक है, शासन काल में। हो सकता है वहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम मिल जाए देखने को, तो वो नहीं करना है। कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में हुआ था हुणों का आक्रमण। ठीक है, युवराज स्कंद गुप्त ने इसे पराजित कर भारत से निष्कासित किया था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्कंद गुप्त है ये कुमार गुप्त प्रथम का बेटा है। ठीक है, और स्कंद गुप्त ने जो है इन हूणों को हराया था और इनको भगाया था भारत से। तो सवाल के ऑप्शन ऐसे ही तो आएंगे आपके पास कि हूणों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? वहां पे आ जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, इसके अलावा स्कंद गुप्त। ठीक है, तो आप बोलोगे कि यार भगाया तो स्कंद गुप्त ने था, तो लिखना क्या है वहां पे? हूणों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय में हुआ था या कुमार गुप्त के? तो ऐसे केस में अगर ऑप्शन आ जाएगा कि सी और ए ट्रू, यानी कि कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त, तो तब तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वहां पे हमेशा ऑप्शन में या तो कुमार गुप्त प्रथम होगा या स्कंद गुप्त होगा, क्योंकि जब स्कंद गुप्त को हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी आएगा कि स्कंद गुप्त का हूणों के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, वो इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा आक्रमण शासनकाल किसका था? कुमार गुप्त का, कि इसके शासनकाल में हुआ था। ठीक, चलो इसकी एक मुद्रा में अश्वमेघ महेंद्र शब्द अंकित मिलता है। इससे स्पष्ट इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ठीक है, सिक्कों और अभिलेखों में इसे महेंद्रादित्य, अजीत महेंद्र सिंह, महेंद्र कुमार, गुप्त कुल, व्योमवंशी और आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। जो इंपॉर्टेंट है वो व्योमवंशी है, कि कहा जा सकता है कि व्योमवंशी के नाम से किसको जाना जाता है? व्योमवंशी की उपाधि किसको दी गई है? तो कुमार गुप्त प्रथम को दी गई है। ठीक है, बाकी महेंद्र, महेंद्र कुमार, महेंद्र सिंह तो आप याद रख लोगे, अजीत भी याद रख लोगे। ठीक है,
इसकी मुद्रा में से परम भागवत कहा गया है, लेकिन एक अन्य मुद्रा में कार्तिकेय का चित्र अंकित मिलता है। इसे स्पष्ट शैव धर्म को भी संरक्षण देता था। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र का नाम है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये शैव धर्म को भी मानता था और भागवत धर्म को भी मानता था, ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो खुद भागवत धर्म के अनुयायी थे, ठीक। भागवत धर्म यानी कि वैष्णव धर्म, ठीक है, भगवान कृष्ण को, विष्णु को मानने वाले, ठीक है। कुमारगुप्त ने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, आगे चलकर जिसको नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, तो कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो कुमारगुप्त था, ठीक है, यही था वो, ठीक है। बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था जिसने, ठीक है। अब आ जाते हैं स्कंदगुप्त 455 से 467, ठीक। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था, ठीक है। देखो, स्कंदगुप्त के काल की महत्वपूर्ण घटना हूणों का आक्रमण था, आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख एवं जूनागढ़ अभिलेख से उल्लेख मिलता है कि हूणों को पराजित कर इसने देश से निष्कासित किया था। सबसे पहली बात तो आपसे सवाल क्या आएगा, दो सवाल आएंगे यहाँ पे भी कि भीतरी अभिलेख और जूनागढ़ अभिलेख ये किसके हैं, तो ये हैं स्कंदगुप्त के, ठीक है। अच्छा, हूणों को किसने पराजित करके देश से निष्कासित किया था, तो स्कंदगुप्त नाम आएगा, ठीक है। लेकिन किसके शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था, तो वो हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। स्कंदगुप्त को भी विक्रमादित्य बोला जाता है, लेकिन इसने जब हूणों को पराजित किया था तब बोला जाता है उसको, ठीक है। स्कंदगुप्त का चीन के साथ राजनयिक संबंध थे। 466 में इसने अपना एक राजदूत चीन भेजा था, ठीक है। अब इसका जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, उसमें जो है सौराष्ट्र के बारे में यानी कि गुजरात के बारे में थोड़ा उल्लेख मिलता है कि वहाँ पे जो सुदर्शन झील थी वो टूट गई थी, और उसने क्या किया, अपने जो जूनागढ़ के नगर प्रशासक थे चक्रपालित, ठीक है, उनकी देखरेख में उस झील का दोबारा जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। कभी सवाल आ जाए कि जो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील है वो किसके शासनकाल में टूटी थी, स्कंदगुप्त के, उसका जीर्णोद्धार किसकी मदद से स्कंदगुप्त ने करवाया था, चक्रपालित की मदद से करवाया था, ठीक है, ये देखरेख से करवाया था। अब स्कंदगुप्त के कौहम अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थगृह की 5 मूर्तियों की स्थापना की थी, ठीक है। कौहम अभिलेख, ठीक है। तो कौहम अभिलेख किसका है, ये भी स्कंदगुप्त का है, ठीक है। इसमें किसका जिक्र मिलता है, जैन तीर्थकरों का, कि उन्होंने उनकी 5 मूर्तियों की स्थापना की थी एक मद्र नामक व्यक्ति ने, ठीक है। जो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी हुए, ठीक है ना, अब उनके बारे में जान लीजिए। देखो, इसके मृत्यु के बाद ना इसके 8 उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है ना। पहला है पुरुगुप्त। तो पुरुगुप्त स्कंदगुप्त का बड़ा भाई था, ठीक है, लेकिन इसकी मुद्रा में उल्लेख मिलता है कि इसने प्रकाशादित्य की उपाधि धारण की थी। तो प्रकाशादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, पुरुगुप्त को जाना जाता है, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद है नरसिंहगुप्त 468 से 473। इसे वालादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। तो वालादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो किसने की थी बताओ, नरसिंहगुप्त ने, ठीक है, 468 से 473, ठीक। कुमारगुप्त द्वितीय भी आते हैं 473 से 477, ठीक है। इसे क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक। बुधगुप्त आते हैं 477 से 495, ठीक है। अब बुधगुप्त स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में एक सबसे योग्य शासक था, ठीक है। और इसके बाद फिर एक वैश्यगुप्त आते हैं 495 से 510 ईस्वी, ठीक। फिर भानुगुप्त आते हैं 510 से 544। इनके बारे में ना सिर्फ शॉर्ट में ही पूछा जाता है, ज़्यादा इनके बारे में डिटेल नहीं आते, बस नाम पूछा जाता है, ठीक है। भानुगुप्त ने बालादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो कभी सवाल आ जाए कि बालादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, भानुगुप्त ने, ठीक है। गुप्त के समय का अभिलेख एरण अभिलेख प्राप्त होता है। अभिलेख से संबंधित 2 सवाल बनते हैं। पहला तो ये कि एरण अभिलेख किससे संबंधित है, भानुगुप्त से। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो एरण अभिलेख में, ठीक है। फिर कुमारगुप्त तृतीय आते हैं। फिर विष्णुगुप्त 548 से 550। गुप्त वंश का ये अंतिम शासक था, ठीक है। तो गुप्त वंश का पतन क्यों हुआ होगा, एक तो इसमें जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा अयोग्य शासक थे। फिर इनमें बाहरों जैसे हूणों का आक्रमण होता रहता है, आपसी तनाव, पॉलिटिक्स होती है बीच में, सामंतों का इसमें स्वतंत्र हो जाना होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं गुप्तों के प्रशासन की। तो देखो, इनका प्रशासन प्रजातंत्रात्मक था, ठीक है। राजा का पद वंशानुगत होता था। एक केंद्रित साम्राज्य था इनका। सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियों का ये स्रोत था, ठीक। गुप्त शासक अपने आप को जैसे महाराज धीराज, परमेशम, परम भट्टारा, परम भागवत, परम देवता, पृथ्वीपति, सम्राट एवं चक्रवर्ती आदि से विभूषित करते थे, ठीक है। राजा के देवता की कल्पना इस युग में अधिक लोकप्रिय हुई थी, और इसका प्रमाण जो है यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति में मिलता है, ठीक है। तो
सम्राट जो है बहुत प्रभुत्व संपन्न था, तो उसके बारे में जो है जैसे करमदंडा अभिलेख है, उसमें भी उसके चारों समुद्र के पर्यंत जो सम्राट के यश था, मतलब उसका जो शौर्य था फैला हुआ था पूरे संसार में, वो उसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। ठीक, देखो क्या है ना, जो गुप्त काल है उसमें कुमारों द्वारा राज्य पद पाने के लिए ज्येष्ठाधिकार नियम लागू नहीं होता था। ठीक है, पिता द्वारा उत्तराधिकारी का चुनाव प्राय योग्यता के आधार पर होता था। सम्राट को शासन कार्य में सहायता के लिए बहुत से मंत्री हुआ करते थे, और मंत्रियों के लिए मंत्री तथा सचिव शब्द प्रयुक्त किया जाता था। तो मंत्रियों के लिए क्या कहा जाता था? मंत्रिणी कहा जाता था। और मंत्रिणी जो होता है राजा का तीसरा नेत्र भी इसको बोला जाता था। ठीक है, इनका जो मंत्रियों का पद होता था वो भी वंशानुगत होता था। एक कर्मदंड जो अभिलेख मैंने अभी बताया था आपको, इसमें कुमार गुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वी सेन का पिता शिखर स्वामिन, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री रह चुका था। ठीक है, तो कुमार गुप्त का जो मंत्री था वो कौन था? पृथ्वी सेन था, और इनके पिता शिखर स्वामिन, ठीक है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री रह चुके हैं। ठीक, एक मंत्री एक से अधिक विभागों में भी कार्य का संचालन करता था। ठीक है, अब जैसे हरिसेन इन्होंने कुमारामात्य, ठीक है, महादंड नायक एवं संधि विग्रहिक के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम देखेंगे जैसे कि इनके जो पदाधिकारी होते थे, ठीक है, जैसे महासेन हो गए, महासंधि विग्रहिक हो गया, ठीक है, और प्रतिहार हो गया, जैसे प्रशासनिक इकाइयाँ कैसी थी इनकी, ठीक है, और गुप्तकालीन संस्कृतियाँ कैसी थी, ठीक है, विज्ञान और तकनीकी कैसे थे इनके समय में, वो सारे के सारे हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तक आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक भी करना, कमेंट करना अपने सजेशंस को। तो जल्द मिलते हैं। ठीक है।